नमस्ते बच्चों। हम 10वीं कक्षा में हिंदी विषय में पढ़ रहे थे काव्य भाग, और आप प्रत्येक वीडियो में काव्य भाग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हम आपको वीडियो में भेज रहे हैं कि आप किस तरह से एक कविता को समझना है। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जो भी कविताएं की हैं वो आपने सब देख ली होंगी, सुन ली होंगी तथा उनके प्रश्न उत्तर भी लिख लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। प्यारे बच्चों, आपके पास ये सबसे बढ़िया समय है। आप सभी एनटीएससी के विद्यार्थी हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा काम रोजाना दिया जाता है। आप उसको आसानी से, आराम से हिंदी विषय का काम कर सकते हैं। यदि बाद में करोगे तो आपको बहुत दिक्कत बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा काम वर्क हो जाएगा, आप बोर्ड की कक्षा में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों को जो वीडियो भेजे जा रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक सुने, समझे। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हमने नागार्जुन की कविता पूरी की, 2 कविताएं उनकी पूरी की हमने। ये तुम्हारी दंतुरित मुस्कान और ये फसल। दूसरा, अब हम जो चल रहे हैं वो गिरिजा कुमार माथुर कवि पर आ गए। प्यारे बच्चों, गिरिजा कुमार माथुर कवि की आपके एक कविता है, और वो कविता आपको भली भांति समझनी है। तो सबसे पहले आइए एक बार मैं आपको कवि परिचय से अवगत करवा देता हूँ। विशेष शब्द भी आते हैं या बातें आती हैं तो आपको मैं समझाता हूँ। प्यारे बच्चों, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। उनका निधन सन 1994 में हुआ। गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं नाश और निर्माण, धूप की धान, शिलापंख, चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, काव्य संग्रह। जन्म, कैद, नाटक है उनका। नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, ये आलोचनाएं हैं। बहुत सारी जो है बड़े कवि होते हैं, वे समीक्षाएं और आलोचक भी होते हैं। नई कविता 1954 के बाद, 1954 के बाद नई कविता का दौर आता है। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज, उनका जो मस्तिष्क का भाव था वो बड़ा रोमांटिक है, कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर हैं, यानी कि वे विषय का अपना स्वयं का विषय होना चाहिए। तो परंतु शिल्प व्याकरणिक की विलक्षणता को नजरअंदाज भी नहीं करते हैं। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग में भरते हैं। वे मुक्त छंद के ध्वनि साम्य, मुक्त छंद का मतलब जो कविताएं गाई नहीं जाती हैं, जिन कविताओं में तुक लय नहीं बनता, उनको मुक्त छंद की कविताएं कहते। साम्य का प्रयोग के कारण तुक के बिना ही कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके हैं। भाषा के 2 रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं। वे जहाँ रोमानिक कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिकल मिजाज की कविताओं में लंबी गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरहीज तवज्जो देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था उनका जीवन परिचय। और अब हम आते हैं हमारी जो महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और ध्यानपूर्वक पढ़ने का मतलब एक एक शब्द को अपने मस्तिष्क में ध्यानपूर्वक उतारना पड़ेगा, उसी तरह से आपको इसका फायदा मिलेगा। तो आइए एक बार कविता का सार पढ़ते हैं, समझते हैं। छाया मत छूना, ये कविता है। कविता का शीर्षक है छाया मत छूना। कवि कहता है, कवि के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं।
बीते हुए विगत के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्क संगत नहीं है। कहता है कि बीते हुए सुखों को याद करके वर्तमान में यदि दुख हो तो उन दुखों को बढ़ाना नहीं चाहिए। वर्तमान में दुखों को हम तब बढ़ाते हैं जब बीते हुए सुखों को याद कर लेते हैं। सुख दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, इसलिए उसमें दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। छाया का मतलब यानी कि यही है कि वर्तमान में यदि दुख हैं तो बीते हुए सुखों को याद नहीं करना चाहिए। छाया मत छूना, सुखों को मत छूना, सुखों को मत छूना, ये कहता है, यानी कि बीते हुए सुखों को मत छूना। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है। विगत की सुखद, बीते हुए समय की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर, विगत की बीते हुए सुखद काल्पनिकता, सुखद जो हमारा क्षण थे, इतिहास में हम सुखद थे, उन बातों को चिपके रहना। वर्तमान में पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही अच्छा है। यानी कि जो वास्तविकता, जो वर्तमान में वास्तविक है, उसकी टक्कर लेना ही जरूरी है, उसे टक्कर लेना अनिवार्य है। कविता अतीत की स्मृतियों को भूल, अतीत में बीते हुए समय में स्मृतियों को, यादों को भूल वर्तमान का सामना कर। कहता है कि बीते हुए यादों से भूल जाना चाहिए और वर्तमान का सामना करना चाहिए। वर्तमान में जो आ रहा है उसकी टक्कर लेनी चाहिए, उससे सामना करना चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए और अपने काम में संलग्न रहना चाहिए। भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है, वर्ण करने का, अपनाने का। कवि कहता है भविष्य को अपनाना चाहिए। इसके बाद में कवि कहता है कि संदेश दे, वह यह भी बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं को भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कवि कहता है कि छायाओं से, सुखों से भ्रमित रहना जीवन के कठोर छायाओं का दो अर्थों में प्रयोग हुआ है, छाया का सुख का और छाया का मतलब भ्रम का। तो भ्रम से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। रोमानी तरीके से जो जो बातें कही गई हैं वे मन को आह्लादित करने वाली बन जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये आपकी कविता का सार था और सार कविता के अंदर कवि ने बताया कि किस तरह से छाया नहीं छूनी चाहिए। तो आइए एक बार हम कविता की व्याख्या में आते हैं और आपको समझाते हैं। कवि कहता है, गिरिजा कुमार माथुर, इस कविता की विशेषता मैं आपको बता देता हूँ। शिल्पगत सौंदर्य इसका क्या है, भाषा सौंदर्य, मैं एक बार इसका प्रकाश डालता हूँ। इसका शिल्पगत सौंदर्य जो है वो नंबर एक तो यह है, कविता हिंदी की खड़ी बोली में है। हिंदी की खड़ी बोली के सहज शब्दों का प्रयोग है। इस कविता में तत्सम तद्भव दोनों प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया है। नंबर तीन, इस कविता में कहीं तुकांत है, कहीं अतुकांत है। जैसे कि छाया छूना, दूना, ये तुकांत है। वैसे कविता मुक्तक छंद में है, रोमानी मिजाज की कविता है। कविता में एक विशेषता यह भी है कि वियोग श्रृंगार रस की कविता है। वियोग श्रृंगार रस है कविता, प्रतीकात्मकता है कविता में, लाक्षणिकता है कविता में, कविता में माधुर्य गुण है, कविता में अलंकार जो है अनुप्रास हैं और जो भी उपमा अलंकार हैं और जो भी आएंगे तो प्यारे बच्चों मैं आपको बीच में बताता रहूँगा। इस तरह से ये कविता की शिल्पगत सौंदर्य विशेषताएं बनती हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों कविता की व्याख्या में आते हैं। छाया मत छूना, कवि कहता है वर्तमान में यदि दुख हो तो बीते हुए सुखों को याद नहीं करना चाहिए, सुखों को नहीं छूना चाहिए। छाया सुखों को मत छूना, यानी कि छूओगे तो क्या होगा, वर्तमान के दुख दुगने हो जाएंगे। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कवि कहता है कि हे मेरे प्रिय मन, वर्तमान में
जब दुख हो तो बीते हुए सुखों को, विगत सुखों को याद मत करना, इससे मन दुगना दुखी हो जाए। कवि कहता है जीवन में है सुरंग सूदियां सुहानी। जीवन में बहुत सारी यादें मन को सुहाने वाली होती हैं। जीवन में सुरंग सूदियां सुहानी, जीवन में बहुत सारी यादें मन को सुहाने वाली होती हैं, मन को भाने वाली होती है। यानी कि जीवन बहुत लंबा होता है और जीवन के अंदर बहुत सारी यादें मन को सुहाने वाली होती हैं, लुभाने वाली होती हैं। जीवन में है सुरंग सूदियां सुहानी। जीवन में बहुत सारी सुरंग रंग बिरंगी सूदियां यादें सुहाने, मन को सुहाने वाली होती हैं। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, और जब हम उनको याद करते हैं, उन छवियों को, उन सुधियों को याद करते हैं, उन यादों को जब अपने मन में उतारते हैं तो क्या बन जाती हैं? उनकी जो आकृतियां बनती हैं मन में, उन चित्रों से जो खुशबू आती है वो मन को लुभाने वाली होती है। यानी कि हम उन बातों को अपने मस्तिष्क में उतारते हैं, वे हमारे मन में उतर आती हैं और वे छवियां बनती, आकृतियां बनती हैं। उससे मन में आनंद आने लग जाता है, क्योंकि हमने अतीत में बहुत आनंद लिए हैं। कवि कहता है तन सुगंध से सरही बीत गई यामिनी। कवि कहता है अपनी प्रिय को याद करके, कवि अपने जीवन को याद करके, अपने अतीत को याद करके दुखी हो रहा है। कवि कहता है कि तन सुगंध, जैसे मैं कैसे दुखी होता हूँ, उदाहरण देता है कि तन सुगंध से सरही बीत गई यामिनी। उनकी तो, अपनी प्रिय की तो तन की सुगंध ही शेष रह गई और जीवन में खुशियों रूपी रात्रि यामिनी व्यतीत हो गई है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, जो मेरी प्रिया अपने बालों में अपने सिर के बालों में कुंतल के फूल लगाती थी, बस चांदनी रात में वही याद बन करके रह गई। जो कुंतल के फूल मुझे अच्छे लगते थे, बस उन्हीं की एक याद बन करके रह गई। कवि अतीत के सुखद क्षणों को याद करता है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, जो कुंतल के फूल बालों में लगाती थी, उसकी बस याद एक चांदनी बन करके रह गई। भूली सी, उपमा अलंकार, देखो उपमा अलंकार। भूली सी एक छुवन, भूल से जब वह मुझे एक बार छू देती थी तो उससे जीवन का आज का प्रत्येक क्षण व्यतीत होता है। ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, यानी कि जब वह मुझे भूल से एक बार छू देती थी, उस छुवन से ही आज का यानी वर्तमान का एक एक क्षण याद करके व्यतीत करता हूं। छाया मत छूना, कवि कहता है वर्तमान में जब दुख हो तो बीते हुए सुखों को याद नहीं करना चाहिए, इससे मन और भी ज्यादा दुखी दुगना हो जाएगा। कवि के लिए ये यहाँ पर प्रश्न जैसे बनते हैं, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी का क्या तात्पर्य है? छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी का क्या तात्पर्य? प्यारे बच्चों, ये जो है ना, ये आपके लिए जैसे ये अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें से आप आंसर देंगे, उसका काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। कवि विगत स्मृतियों को याद कर कल्पना लोक में भ्रमण करने लगता है, उसे बीते हुए पलों की स्मृतियों की सुख सुगंध का आभास मन भाने वाले रूप में होने लगता है। अपनी इसी अनुभूति को कवि ने छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी कहकर अभिव्यक्त किया है। वस्तुतः विगत समय ही की ये सुखद छवियों कवि के मन पर बहुत ज्यादा भ्रमित और व्यथित दुखी कर देने वाली बनती है। कवि इनसे मुक्त होना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ कवि ने किन रातों के बीतने की बात कही है? किन रातों के बीतने की बात कही है?
देखो यहाँ कवि ने अपने अतीत की यादों में खोया हुआ है, उसे अपनी प्रिया के साथ बिताई गई वे रातें भी याद आ रही हैं जिनमें कवि के आसपास उसकी प्रिया के तन की खुशबू फैली रहती थी। साथ ही प्रिया की केस जो राशि है, केस राशि, बालों की जो राशि है, उससे जुड़े में फूलों के जो गुच्छे लगाती थी, उससे भीनी भीनी जो खुशबू आती थी वह वातावरण को सुगंधित कर देती थी। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी पंक्ति में कवि कौन सी यादें कचोटती हैं, जैसे प्रश्न बनता है, यानी कि कौन सी यादें कचोटती हैं? कवि को बहुत सारी यादें कचोटती हैं, या कवि विगत स्मृतियों में खोया हुआ है, अपनी प्रिय की बालों में लगे हुए फूलों की खुशबू से वह चांदनी रात में याद कर रहा है। तो इस तरह से इसमें प्रश्न बनेंगे। और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इसमें, बहुत सारे 10 प्रश्न बना लो चाहे। बीती यादों को कवि किन शब्दों में चित्रित करता है? जैसे कवि बीती हुई यादों को डूबा हुआ है रंगीन सुखद स्मृतियों को याद करता है, और स्मृतियों को याद करता है, इस तरह से स्मृतियों को याद करता है। इसके बाद में जैसे और भी प्रश्न है, जैसे काव्यांश की भाषा पर टिप्पणी कीजिए। मैंने अभी बताया था मुक्त छंद में रचित यह काव्यांश अत्यंत सरल सहज है, इसकी खड़ी बोली में प्रयोग हुआ है, भाषा में खड़ी बोली, संस्कृत निष्ठ शब्दावली, सुंदर प्रयोग जैसे छवियों, गंध, सुगंध, क्षण आदि। काव्यांश में भाषा तुकांत है। काव्यांश की भाषा अलंकारिक एवं यानी कि समासों वाली है, और प्रतीकात्मकता है, लाक्षणिकता है कविता में, वही बात करनी। आइए आगे चलते हैं। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। प्रश्न किसी भी तरह आओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। यहां पर देखिए मन, यहां पर हमने छोड़ा था छाया मत छूना मन होगा दुख दून। यश है या न वैभव है? कवि कहता है जीवन में न तो प्रसिद्धि है, न धन संपदा है, न मान है, सम्मान है, न सरमाया पूंजी है। ऐसा मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। कवि अपने जीवन के बारे में बताता है, न तो ये प्रसिद्धि यश कीर्ति है, न वैभवता है, न सम्मान है जीवन में, न पूंजी है। जितना ही तू दौड़ा उतना ही भरमाया है मेरे मन, इनके चक्कर में तू जितना दौड़ा है उतना भरम में पड़ता चला गया है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। कवि कहता है प्रभुता की शरण में जाना तो केवल एक धोखा है, छलावा है। क्योंकि हम देखो, कोई भी हम कार्य करते हैं उसकी प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, और कई बार प्रयास विफल चला जाता है, तो हम आखिर में क्या हो जाते हैं? प्रभुता की शरण में चल जाते हैं कि प्रभु जो ईश्वर मालिक जो करेगा वही होगा, उसके बाद हम देखेंगे। तो प्रभुता की शरण में तो केवल एक मृग तृष्णा है, धोखा है, छलावा है। वो तो मन को समझाने वाली बात बताई, मृग तृष्णा छलावा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। कवि कहता है वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। हर चंद्रिका में, हर चांदनी रातों के बाद एक रात कृष्णा यानी अमावस्या आती है। इससे हमें क्या पता चलता है? क्या कहाँ इशारा कर रहा है कवि? यानी कि लंबे समय के सुखों के बाद थोड़े से समय के लिए दुख तो आ ही जाते हैं, और उन्हें स्वीकार करना चाहिए, उनसे घबराना नहीं चाहिए, उनसे टक्कर लेनी चाहिए। जो है यथार्थ, जो है वास्तविक, कठिन वास्तविक सत्य, उसका तू कर पूजन, उसे तू अपना ले। हे मेरे मन, जो जीवन में वास्तविक सत्य है उसे स्वीकार कर ले। छाया मत छूना, जीवन में याद रखना, वास्तविक सच्चाई को स्वीकार करके वर्तमान में यदि दुख हो तो बीते हुए सुखों को याद मत करना। इससे वर्तमान के दुख और अधिक ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से कवि ने यह बताया। आगे कवि कहता है मन होगा दुख दूना, दुविधा हत साहस है। दुविधाओं में साहस मरा पड़ा है। जब दुविधा आती है तो साहस मर जाता है, दिखता है पंथ नहीं और रास्ता भी दिखाई नहीं देता है। देह सुखी हो, शरीर सुखी हो, पर मन के दुख का अंत नहीं। शरीर सुखी होने से क्या फायदा है जब मन में बहुत सारे दुख व्याप्त हैं? दुख है ना, जब मन में दुख है ना
तो चांद खिला सरदाने पर। इस शरद रात्रि का जो चंद्रमा आता है मन को लुभाने वाला, प्रसन्न करने वाला, वह भी कोई फायदा नहीं देता, आनंद नहीं देता है, खुशी नहीं देता है। उसमें भी आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि मन में बहुत सारे दुख व्याप्त हैं। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने से? उस फूल का क्या फायदा? उस फूल का क्या फायदा जो फूल उस रस वसंत ऋतु के जाने के बाद अकेला खिलता है। यानी कि उपयुक्त समय पर यदि उपलब्धि ना हो, जो हमें लक्ष्य हासिल ना हो, तो बाद में मिलने से मन उतना खुश नहीं होता जितना समय पर होता है। जो न मिला जीवन में, हे मेरे मन, जो तुझे नहीं मिला उसे भूल, भविष्य को अपना ले, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जीवन में वर्तमान में यदि दुख हो तो बीते हुए सुखों को याद मत करना, इससे दुख ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपकी ये कविता की हमने व्याख्या करवाई है। इसके बहुत सारे प्रश्न बीच में पैरों में से बनेंगे और अभ्यास के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम इस पर आपको पूरी तरह से समझाएंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार। आप सभी बच्चे कॉपी बनाएं, प्रश्न लिखते रहें, आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार मैंने तरीका बताया हुआ है, कठिन शब्द, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, छोटे प्रश्न सभी लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।